सममिति, ठीक है। अब जैसे मान लो कि लंबवत अक्ष पर विभाजन हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे लंबवत द्विविभाजन। अनुप्रस्थ अक्ष पर हो रहा है तो अनुप्रस्थ द्विविभाजन, तिर्यक अक्ष पर हो रहा है तिर्यक द्विविभाजन, और कहीं से भी हो जाता है, कोई फिक्स नहीं है, तो उसको सरल या अनियमित द्विविभाजन बोलेंगे। आई बात समझने में? जैसे आपने सममिति पढ़ी थी कि कौन से तल पर विभाजन होता है, उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। अब जैसे युगलिना है, ठीक है, तो युगलिना का जो शेप है वो इस तरह से होगा, ऐसे फ्लैजिलेटेड होता है ना। ये देखो मैंने डायग्राम बनाया युगलिना का। अब इस युगलिना को मान लो कि मैं अनुप्रस्थ अक्ष पर विभाजन करूं, तो क्या ये दो समान भागों में बट रहा है? नहीं ना। तिर्यक अक्ष पर भी बटेगा दो समान भागों में? नहीं। तो आपको ऐसे लंबवत अक्ष पर विभाजन करना पड़ेगा। तो देखो युगलिना और वोर्टिसेला में लंबवत द्विविभाजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजियन पाया जाता है। आई बात समझने में? अब जैसे अपन पैरामीशियम के बारे में बात करें, ठीक है, स्लीपर मोलिक्यूल बोलते हैं उसको, ठीक है, स्लीपर एनिमलक्यूल, सॉरी, स्लीपर एनिमलक्यूल, जो सीलिएटेड एनिमल है, सीलिया इसके बाहर की तरफ बहुत सारे होंगे, तो पैरामीशियम विभाजन, तिर्यक द्विविभाजन में एग्जाम्पल सिरेटियम और गोनी एयुलेक्स, ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ होते हैं, तो इनमें तिर्यक द्विविभाजन या ऑब्लिक बाइनरी फिजियन बोलेंगे। और अमीबा के अंदर सरल या अनियमित विभाजन पाया जाता है, जिसको सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजियन भी कह सकते हो। अब बताओ मुझे इस वाले पोर्शन में कोई डाउट है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, दो बातें पूछी जाती है। चलो अमीबा के बारे में बात करते हैं कि अमीबा में एक तो अनुकूल परिस्थिति में, जब एनवायरमेंटल कंडीशन अमीबा के फेवर में होती है, तो उस समय अमीबा सरल या अनियमित द्विविभाजन करेगा, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजियन करेगा। कंडीशन अमीबा के फेवर में नहीं है, तो उस केस में अमीबा पहले खुद को प्रोटेक्ट करेगा या रिप्रोडक्शन करेगा? अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अमीबा के फेवर में नहीं है, ठीक है। अब उसको पहले खुद को बचाना पड़ेगा। अगर वो खुद को नहीं बचा रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए देखो, अब जो मल्टीपल फिजियन है अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, जिसमें अमीबा एनसिस्टमेंट हो जाता है, मतलब कि वो पुटिका भवन, वो अपने चारों तरफ सिस्ट वॉल बनाएगा, है ना, पुटिका भित्ति बनाता है, ताकि जो वो एडवर्स कंडीशन है वो अमीबा को अफेक्ट ना कर सके। एडवर्स कंडीशन से क्या मतलब होगा बेटा? जैसे मान लो जिस पानी के अंदर अमीबा है उसमें मान लो पीएच उसकी बिगड़ गई, है ना, वहां पर जो पराशरणीय सांद्रता है, लवण आयन सांद्रता, वो चेंज हो गई, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ गया हो वहां का। तो अगर ऐसे केस में अमीबा रिप्रोडक्शन करे, पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा कि वो इस प्रकार के जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो उसके प्रतिकूल हो गए हैं, तो उससे वो अपने आप को बचाएगा कि उनका प्रभाव अमीबा के ऊपर ना पड़े। अमीबा क्या करेगा? कुछ लिक्विड क्रिएट करता है जो उसके भित्ति बनाते हैं, तो तीन भित्ति बनाएगा वो वहां पे। तो ये पता लगेगा कि अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थिति अमीबा में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा। क्लियर बेटा? अब देखो यहां पे कि प्रतिकूल परिस्थिति में ये सिस्ट वॉल बन गई, इसी को ही आप एनसिस्टमेंट कहते हो, ठीक। एनसिस्टमेंट, एनसिस्टमेंट का मतलब है सिस्ट वॉल का बनना, एनसिस्टमेंट कहता है।
कोशिका द्रव्य विभाजन, और कोशिका द्रव्य विभाजन होने से देखो ये यहां पर पुत्री अमीबा बन गए, है ना। इन पुत्री अमीबा को आप क्या कहते हो, सूडोपोडियोस्पोर कहते हैं, या आप इनको हिंदी में बीजाणु अमीबा भी कह सकते हो। सूडोपोडियोस्पोर को हिंदी में बीजाणु अमीबा भी कह सकते हैं, जो सिस्ट भित्ति के अंदर बन करके तैयार है। ठीक है, अब देखो जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो अमीबा ने खुद को बचा लिया, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, वो तो नहीं कर सकता है, तो इसने क्या किया कि अपने सिस्ट वॉल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करना शुरू किया। ठीक है, तो ये देखो पुत्री अमीबा बन गए यहां पर। ठीक है, अब जब यहां पे सूटेबल कंडीशन मिलेगी, जब तक अनसूटेबल रहती है, ठीक है, जो कंडीशन उसके फेवर में नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तब तक तो ऐसा रहेगा। अब जैसे ही अनुकूल परिस्थिति उसको मिलेगी, ठीक है, सूटेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये जो सिस्ट भित्ति है ये फट जाएगी यहां से, और सिस्ट भित्ति के हटने से जो अमीबा है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। जो सूडोपोडियोस्पोर हैं, जिनको आप बीजाणु अमीबा कह रहे हो, वो बाहर की तरफ निकलेंगे, और इस प्रक्रिया को आप स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को स्पोरुलेशन बोलेंगे, और स्पोरुलेशन के द्वारा देखो ये अमीब्यूली मतलब पुत्री अमीबा बाहर की तरफ निकल गए। ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना। एनसीईआरटी में तो थ्योरी दे रखी है, हमें उस थ्योरी को यहां पर समझना था कि देखो किस तरह से मल्टीपल फिजियन अमीबा के अंदर हो रहा हुआ ना। मल्टीपल फिजियन, बाइनरी फिजियन में तो एक वयस्क अमीबा से दो पुत्री अमीबा बन रहे थे, यहां पर एक से देखो कई सारी कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, अब ये मल्टीपल फिजियन का एक एग्जांपल है अमीबा में बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, जो प्रतिकूल परिस्थिति में होगा, और एक सेकंड एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ ही होता है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ क्लास का मेंबर है। आपने पढ़ा होगा ना कि प्रोटोजोआ में भी अलग अलग क्लासेस होते, बेसिकली 4 क्लास में डिवाइड करते हैं शायद, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ, और एक शायद सूडोपोडिया, है ना। इस तरह से 4 क्लासेस में डिवाइड करता है। स्पोरोजोआ वर्ग में उन प्रोटोजोआ को रखा जाता है जो मोस्टली पैरासाइटिक फॉर्म के अंदर होते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा कि जो सीलिएटा और फ्लैजिलेटा वाले पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होते, उनमें भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन स्पोरोजोआ में तो इंक्लूड ही आप उन्हीं को ही करोगे जो पैरासिटिक होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई पैरासाइट है, उसके बाहर सीलिया प्रेजेंट है तो उसको सीलिएटा में रखेंगे, है ना। पैरासिटिक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको फ्लैजिलेटा में रखेंगे, लेकिन यहां पर प्योर पैरासिटिक फॉर्म को रखा गया है, परजीवी अवस्था को। तो प्लाज्मोडियम ये मलेरिया का रोग कारक होता है, ठीक है। इसकी कई सारी स्पीसीज होती है, अपने एनसीईआरटी में 3 स्पीसीज पढ़ते हैं, हम 4 लिखाते हैं स्पीसीज प्लाज्मोडियम की, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम देखो ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 होस्ट होते हैं उसको डाइजेनेटिक बोलेंगे, एक होस्ट है तो मोनोजेनेटिक बोलेंगे। तो प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट मादा एनाफ्लीज है, ठीक है, जो इसका वाहक की तरह भी कार्य करती है, क्योंकि ये जो मलेरिया रोग है ना बेटा, ये वेक्टर बोर्न डिजीज है, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड नहीं होती है। एक तो कॉन्टेजियस डिजीज होती है, देखो जैसे संक्रामक असंक्रामक तो आप जानते ही हैं, है ना, एक पर्सन से दूसरे में चले जाते हैं, संक्रामक है, नहीं जाते हैं असंक्रामक है। जैसे कैंसर,
तो असंक्रामक रोग है ना, वो स्प्रेड नहीं होता है ऐसे। अब संक्रामक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को, एक कॉन्टेजियस होता है, एक नॉन कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस डिजीज जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड करती है, जैसे टच से, एयर से, फूड से, तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड कर रही है, जैसे ये कोरोना है ना, तो ये कॉन्टेजियस डिजीज है। कॉमन कोल्ड कॉन्टेजियस है, टाइफाइड कॉन्टेजियस है, ठीक है। नॉन कॉन्टेजियस जिनमें वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं उनको नॉन कॉन्टेजियस बोलते हैं, जैसे कि मलेरिया, है ना। तो जैसे मान लो घर में अगर किसी का मलेरिया हो रखा है तो ऐसा जरूरी नहीं है वो सभी में स्प्रेड करेगा, है ना। अगर उस जिसमें मलेरिया हुआ है, डेंगू चिकनगुनिया हुआ है, तो मच्छर उसके रक्त को चूसेगा, ठीक है। तो उसके ब्लड से जो पैरासाइट है, जो पैथोजन है, वो मच्छर में आएंगे। अब वो मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को चूसता है तो उसमें उस पैरासाइट को ट्रांसफर कर देता है, तो वो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज कहलाती है। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मानव में और मच्छर में दोनों में पूरा होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो अब मानव में जो अलैंगिक जनन करता है उसको तो आप साइजोगोनी कहते हो, है ना। और मच्छर में जो अलैंगिक जनन करता है उसको स्पोरोगोनी कहते हैं, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा ऐसे, बाकी जब अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये पूरा बताया जाएगा कि साइजोगोनी और स्पोरोगोनी में क्या होता है वहां पे। तो ये ह्यूमन और मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम का दो तरह से लाइफ साइकिल है, ह्यूमन में साइजोगोनी और मच्छर में स्पोरोगोनी बोला जाता है। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या? आई बात समझने में? चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो। ये भी सिंपल चीज है, पढ़ चुके अपन, है ना। जरूरत ही नहीं है बताने की। बडिंग या मुकुलन, है ना, एक कली का मुकुलन बड बनती है वहां पे, उससे नया जीव बनेगा। दो प्रकार से बन रही है, एक्सोजिनस बडिंग और एंडोजिनस बडिंग, बहिर्जात और अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन शरीर के बाहर कलिका बनती है जिससे नया जीव बनता है, जैसे हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, ठीक है। नहीं सॉरी, प्लेनेरिया में नहीं आएगा ये, प्लेनेरिया में तो हाँ हाँ हाँ, नहीं ये यहाँ पर नहीं आएगा। हाइड्रा में एक्सोजिनस बडिंग और एंडोजिनस बडिंग होगी बेटा स्पंज में, जिसको आप जेम्यूल भी कहते हैं, ठीक है। याद है बेटा डायग्राम जेम्यूल का? ठीक है, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, शरीर टूटे हुए खंडों से नया जीव बनाता है। बॉडी फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगी और ईच फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर उन फ्रेगमेंट में जैसे कि सिलेंट्रेटा की पूर्णतया अविभजित कोशिका को क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल ही तो बोलते हैं। और पोरीफेरा में जिसको आप ओटोटोमी कहते हो, पढ़ा था ना अपन ने। इकाइनोडर्मेटा में बताया था कि इकाइनोडर्मेटा में जैसे कि जो भंगूर तारा और तारा मछली, इनमें ओटोटोमी का गुण पाया जाता है कि वो अपने शरीर से भुजा को पृथक कर देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में वो जो शत्रु है उसका ध्यान उधर आकर्षित होगा, और तारा मछली में भुजा वो वापस से भी प्रकट होती है, धीरे धीरे फिर से ग्रोथ करती है। तो इस गुण को आप एपिमोर्फोसिस कहते हैं। से जैसे छिपकली की पूंछ अलग हो गई तो उससे नई छिपकली थोड़ी बनेगी, नहीं ना। तो वो क्या कर रहा है, केवल खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर रहा है। जैसे छिपकली में पूंछ अलग हो गई, अब वापस उसमें टेल अपीयर होती है। तो छिपकली में पूंछ व तारा मछली में भुजा का पुनः प्रकट होना एपिमोर्फोसिस कहलाता है, जो एक प्रकार का रीजनरेशन होता है। आई बेटा बात समझने में?
अब देखो आगे मोर्फोल एक्सिस में क्या होता है, उसमें मैंने पॉइंट आपको समझाया था कि जैसे इधर ध्यान दो बेटा वीडियो में, यह हाइड्रा है, ये स्पर्शक यहां पर है और ये इसका पेडल डिस्क है। यहां से हाइड्रा का एक छोटा सा सेक्शन हम तोड़ के अलग करें, यहां से मैंने हाइड्रा का एक सेक्शन ले लिया, ये जीवित है, अभी मैंने काट दिया इसको यहां से, तो ये टुकड़ा मैंने अलग कर लिया। अब मैं कहूं बेटा कि इस टुकड़े से पूरा हाइड्रा बन सकता है ना, बनेगा इसमें, तो इस टुकड़े में स्पर्शक किधर बनेंगे, ऊपर की तरफ, और पेडल डिस्क किधर बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको मोर्फोल एक्सिस कहते हैं। तो मोर्फोल एक्सिस में जो छोटा भाग अलग होता है ना, वो कैसे अलग हुआ, वो छोटा भाग या तो किसी इंजरी की वजह से, जैसे मान लो कि कोई दुर्घटना हो गई, चोट लग गई इसको, है ना, हाइड्रा को, तो उसका वो भाग टूट करके अलग हो गया, या फिर बाइसेक्शन की वजह से आपने काट दिया उसको, ठीक है। तो ये जो छोटा भाग है वो कैसे बनता है, तो छोटा भाग यहाँ पे जो सेगमेंट है ना, छोटा भाग सेगमेंट जो कह रहे हैं, या तो बाइसेक्शन की वजह से बनेगा या इंजरी की वजह से बनेगा, है ना, और उससे फिर नया जीव बन रहा है, तो उसको मोर्फोल एक्सिस कहेंगे। अब देखो बेटा, बच्चे ये पूछते हैं कि सर फ्रेगमेंटेशन में मोर्फोल एक्सिस में फर्क क्या हुआ फिर, है ना, इन दोनों में क्या फर्क हुआ, दोनों में बेटा बहुत फर्क है। मोर्फोल एक्सिस में और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस है, बल्कि मोर्फोल एक्सिस को ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन में जो हाइड्रा का कोई फ्रेगमेंट है ना, और उस फ्रेगमेंट से पूरा हाइड्रा बन रहा है वहां पे। मोर्फोल एक्सिस में क्या होगा, मोर्फोल एक्सिस में वो एक्चुअल में अपने टिश्यू को रिस्टोर करता है, अपने उत्तकों का पुनर्गठन करता है। यहां पे इसमें लिखता हूं, देखो मैं, एक मिनट देखो, मोर्फोल एक्सिस में यह उत्तक का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन है, उत्तक का पुनर्गठन है ना, रीऑर्गेनाइजेशन है उत्तक का, जिसमें शरीर के किसी भाग से नया जीव बनता है। तो ये भाग बाइसेक्शन या इंजरी से बनता है, एग्जाम्पल हाइड्रा। अब देखो, बताऊं फर्क क्या चीज है इसमें, जैसे मान लो बेटा ये हाइड्रा है और ये इसके स्पर्शक हो गए, मैंने यहां से ये सेक्शन लिया हाइड्रा का और इसको अलग कर दिया, इधर ए लिखा, इधर बी लिखा, तो जो ए साइड है, यहां की जो टिश्यू है, ये जो आपने जो सेगमेंट अलग करके बनाया ना, जो ए और बी, अब जो ए साइड की उत्तक है वो रीऑर्गेनाइज होंगे, वो पुनर्गठित होते हैं वो उत्तक, और वो क्या करेंगे, अपनी साइड के पार्ट दूसरा बना लेंगे, नहीं समझ रहे, है ना, अपनी साइड के पार्ट दूसरा बना लेंगे। जैसे ए साइड है, तो ए साइड से देखो यहां पर ये इसके स्पर्शक बन जाएंगे। अब बी साइड का जो भाग है वो भी रीऑर्गेनाइज होगा, और वो अपनी साइड में क्या करेगा, इसकी पेडल डिस्क बना लेगा, देखो इस तरह से। तो ये उत्तक यहां पर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा बेटा कि ए से कुछ भी बन जाएगा, जो ए साइड था उससे कुछ भी बन जाएगा, कुछ भी थोड़ी बनेगा, है ना, ए से पेडल डिस्क थोड़ी बनेगी, ए से तो स्पर्शक ही बनेंगे, स्पर्शक मतलब स्पर्शक साइड का भाग बनेगा,
आप तो ये पहले वाला डायग्राम देखो, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट वाले में देखो, मैंने जो ये सेक्शन बनाया ना, जो ए सेगमेंट है, तो ए सेगमेंट में ऊपर की तरफ देखो जो भाग है वो ए की तरफ बनेगा, नीचे बी की तरफ जो भाग है वो बी की तरफ बनेगा। तो बताओ यहां पे टिश्यू का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बेटा वास्तव में क्या इसमें जो नया जीव उस तरह से बन रहा है? बन तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उत्तकों का पुनर्गठन हुआ है यहाँ पे, है ना, कि जैसे ए साइड का जो भाग है वो ए की तरफ के पार्ट बनाएगा और बी जो पार्ट है वो बी के साइड वाले भाग बनाएगा। इसको आप टिश्यू रीऑर्गेनाइजेशन कहते हो। इसको भी हम यहाँ पर अलैंगिक जनन का एक प्रकार मान सकते हैं, जबकि फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे हाइड्रा का कोई फ्रेगमेंट टूट करके अलग हो गया, अलग अलग फ्रेगमेंट टूट करके हो गए अलग, जैसे हाइड्रा, और यहां पर एक एग्जांपल लिखेंगे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में भी फ्रेगमेंटेशन होता है ना। तो जैसे कोई फ्रेगमेंट इसके बॉडी का कोई भी XYZ फ्रेगमेंट टूट करके अलग हो गया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा वहां पे कि वो टिश्यू को रीऑर्गेनाइज करेगा, रीऑर्गेनाइज नहीं करेगा वहां पे, है ना। तो ये दोनों में फर्क समझने में आया नहीं आया आपको, फ्रेगमेंटेशन में और मॉर्फोलेक्सिस में क्या फर्क होता है? ठीक है। जैसे फ्रेगमेंटेशन में मान लो कि अगर ये जो आप मॉर्फोलेक्सिस का डायग्राम मैंने आपको बताया ना, सोचो ये फ्रेगमेंटेशन है ना, ये फ्रेगमेंटेशन था, सोच लो एक बार। अब मॉर्फोलेक्सिस को छोड़ो आप, तो फ्रेगमेंटेशन था, तो फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता कि ए की तरफ ए वाला ही भाग बनेगा, बी की तरफ बी वाला भाग बनेगा, ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ भी बनेगा वहां पे। और मॉर्फोलेक्सिस में ए की तरफ ए वाला ही बनेगा, बी की तरफ बी वाला ही बनेगा। अब मुझे आप दोनों में अंतर बता दो कि क्या हुआ, इसी डायग्राम को समझ लो आप। जैसे ये तो मैंने बाइसेक्शन किया, बाइसेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट काट दी, तो मैंने आपको इस तरह से समझाया कि बेटा ए जो पार्ट है उसकी तरफ ए वाला भाग बनेगा, बी जो पार्ट है तो बी वाला बनेगा, ये मॉर्फोलेक्सिस है। अब सोच लो कि ये फ्रेगमेंट था हाइड्रा का जो अलग हो गया, तो क्या उसमें ए की तरफ ए वाला ही बनना चाहिए? नहीं, कुछ भी बन सकता है वहां पे। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब बताओ मॉर्फोलेक्सिस को टिश्यू रीऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं नहीं कह सकते? आई बात समझने में? चलो ठीक है बेटा। यस सर। अब आगे देखो, ये जो मेथड है प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी, इसमें मैं आपको बताऊं, देखो ये जो पार्ट है ना, इसके डायग्राम तो आप छोड़ो यहां पे, है ना। आप केवल इसमें इतना ध्यान रख लो कि प्लाज्मोटोमी ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना, तो इसको आप एक्स्ट्रा में देख लेना, यहाँ पे याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। कि बहुकेंद्रिकीय प्रोटोजोवन में ये विधि पाई जाती है प्लाज्मोटोमी, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन होते हैं जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि ओपेलिना और पेलियोमिक्सा। पेलियोमिक्सा ये जिएंट अमीबा है, बहुत बड़ा अमीबा होता है, सबसे बड़ा अमीबा होता है पेलियोमिक्सा जिएंट अमीबा। और ओपेलिना, इनमें ये बहुकेंद्रिकीय प्रोटोजोवन है, और बहुकेंद्रिकीय प्रोटोजोवन में जो अलैंगिक जनन की विधि होती है उसको आप प्लाज्मोटोमी के नाम से जानते हो। ठीक है। अब बताओ बेटा, यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो पुनरुद्भवन में भी आएगा, है ना। पुनरुद्भवन की असीम क्षमता भी होती है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो बेटा, एक बार मैं आपको यहां तक की चीजें एनसीईआरटी से और बता, प्रत्येक देखो जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। एक कोशी के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है ना। प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित होती है, सही बात है ना। ठीक है, के जीव को आप ये कह सकते हो कि ये पूरी तरह से अमर होता है। कब तक अमर के लिए कह सकते हैं? जब तक पर्यावरणीय परिस्थिति उनके
में होती है। अब जैसे अभी मैंने कहा कि अमीबा ने अनुकूल परिस्थिति में उसने सिंपल बाइनरी फिजियन किया, अब कंडीशन उसके फेवर में नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो अमीबा ने एन सिस्टमेंट कर लिया, है ना, पुटिका बना ली। मान लो वो पुटिका नहीं बना सका, कंडीशन उसके फेवर में नहीं है, तो अमीबा की डेथ हो जाएगी। तो क्या उससे पुत्री कोशिकाएं बनी? फिर नहीं बनी, तो वो अमर कहां हुआ फिर? तो वो तब तक आप ये स्टेटमेंट कह सकते हैं जब तक पर्यावरणीय परिस्थिति उसके फेवर में होती है। ठीक है, तो हम क्यों कहते हैं कि एक कोशी के जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादप पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है? ये सब जनन की वजह से तो निरंतरता बनी हुई है इनकी। ठीक है, फिर आगे देखो, ये मैंने आपको कहा था, ये वाली चीज आपको याद करनी है, एक्स्ट्रा को नहीं देखना है। जीवों में जनन को यहां एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है और इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए, ये वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे अलैंगिक जनन देखो आप, तो यहाँ पर जी एक मिनट ये और देखते हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की है कि एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। देखो, एकल जनक द्वारा, तो इसका मतलब अलैंगिक जनन सदैव एक जनकीय होगा। फिर क्या लिख रखा है? युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में। इसका मतलब गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। लिखा है था ना, विद और विदाउट गैमेट, वो बात हो गई। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो वो लैंगिक जनन की तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। क्योंकि अलैंगिक जनन में अरे जैसे अमीबा ने विभाजन करके अपनी संतति बनाई, तो वो संतति में जेनेटिक मटेरियल तो उसके पेरेंट अमीबा की तरह ही होगा। इसका मतलब जो पुत्री कोशिका है वो अपने जनक से बिल्कुल समानता दर्शाएगी, तो उसमें डॉटर सेल को आप क्लोन भी कह सकते हो। ठीक है, क्लोन कह सकते हैं। फिर यहां पर देखो, जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। बहुत से एकल कोशिका द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे आदि। अब देखो एनसीईआरटी में इसको स्पेसिफाई नहीं कर रखा बेटा, है ना। वो फिजियन के बारे में था ये स्टेटमेंट, लेकिन ये नहीं बता रखा कि फिजियन के टाइप कौन कौन से हैं, सिंपल है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ठीक है, सॉरी ऑब्लिक है, वो सब चीजें नहीं बता रखी। यहाँ पे सीधा एग्जांपल दिया है। यीस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका के जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए यीस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। इसको बंद करना। त्रिस्तरीय है ना, जिसमें ट्रिपल लेयर मतलब तीन स्तरों का एक सिस्ट वॉल वहां पर डेवलप होगा। ठीक है, इस परिघटना को पुटी भवन एनसिस्टमेंट कहते हैं। पुनरागमन बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है, जैसे सूटेबल से डिवाइड करेगा और अनेक सूक्ष्म अमीबा तथा बीजाणु अमीबाब सूडोपोडियोस्पोर उत्पन्न करता है और पुटी के भित्ति के फट जाने से बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं। इससे अनेक विकसित होंगे। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन कहते हैं। वही मल्टीपल फिजियन वाली बात आ गई। देखो ठीक है ना बेटा। फिर आगे देखो, इसके बाद में
ये फंजाई वाला छोड़ो, ये सब उसमें बात करेंगे आप बोटनी के अंदर। ये प्रकंद, शकरकंद, नजरबंद, ये सारे बोटनी में देखेंगे वहां पे। लैंगिक जनन तो अभी आगे आएगा। देखो बेटा, अब इतना सा पोर्शन यहाँ पर दे रखा है ना, केवल इतना सा पोर्शन यहाँ पर दे रखा है। अब बताओ मुझे, इस वाले पार्ट में आप लोगों को कोई डाउट है क्या? नहीं समझने में आ गया? यस सर। चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ, फालतू में कंफ्यूजन होगी। जितने एनसीईआरटी में उतने एग्जाम्पल रहने देते हैं। अब आगे देखो बेटा, अलैंगिक जनन के लाभ और हानि क्या होती है ना? लाभ और हानि देखो, अलैंगिक जनन के लाभ तो यह है कि यह एक जनकीय विधि है, केवल एक ही जनक इसमें भाग लेगा, है ना, दो जनकों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जनन की तीव्र विधि है, बहुत कम समय में संतति प्राप्त हो जाती है, और लैंगिक जनन की तुलना में सरल भी होता है। ना तो कोई मियोसिस है, ना कोई गैमेट का फ्यूजन होता है ना क्रॉसिंग ओवर होती है, कुछ नहीं होता। बहुत सिंपल मेथड है कि जैसे मान लो हाइड्रा ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, ये इसको तोड़ दिया ऐसे, है ना, ये ले भाई नया हाइड्रा बन गया, है ना। बहुत सिंपल मेथड होती है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होती मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, पहले गैमेट बनेंगे। अब गैमेट ऐसे नहीं है भाई जीव को होते ही बनने लग जाएंगे, है ना। पहले वो वयस्क अवस्था में आएगा, फिर उसमें गैमेट बनेंगे। गैमेट बनने के बाद में फिर वो आप गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, फिर बाद में जीव मेथड हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, एक जन की यह है, जनन की तीव्र विधि है और लैंगिक जनन की तुलना में सरल है। ये तो इसके लाभ है, लेकिन हानियां भी बहुत सारी होती है, ठीक है। अब सोचो कि अगर जैसे अपन एनिमल्स के बारे में बात करें, हायर वर्टिब्रेट एनिमल के बारे में, है ना, उच्च कशेरुकी जीवों में, अगर हायर वर्टिब्रेट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, अरे जनसंख्या भी बढ़ जाती उनकी। तो तीव्र गुणन से अधिक संतति बनती है, जिससे अति संकुलता आती है। अति संकुलता का मतलब होता है ओवर क्राउडिंग आती है। ओवर क्राउडिंग मतलब जैसे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्टली ग्रो कर जाती है। दूसरा है विभिन्नताएं नहीं आती, है ना, वेरिएशंस नहीं आएंगे। मियोसिस नहीं हो रहा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। उद्विकास में कोई महत्व नहीं है। बताओ क्या महत्व है उद्विकास में? जो आज से 1000 साल है, ठीक है, क्योंकि उसमें मियोसिस नहीं हो रहा, उसमें वेरिएशंस नहीं आ रही, नहीं होगा, ठीक है। और जंतु अपने वातावरण में अनुकूलित होने में सक्षम नहीं होता, ठीक है। एनिमल अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कब करेगा? जब उसमें विभिन्नताएं आती है। देखो कभी आप लोग, है ना, ये वैसे तो नहीं देखना चाहिए, है ना, टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा टीवी देखेंगे तो उससे ये मान लो कि आप अपनी उम्र को कम कर रहे हो। फर्क पड़ता है उन सब चीजों का, है ना, पूरा ब्रेन का साइकिल इफेक्ट हो जाता है। तो देखो, लेकिन फिर भी कभी होना तो जैसे ये एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी, है ना, इस टाइप की चीजें देखें तो उनसे फिर भी थोड़ी बहुत चीजें, कुछ ना कुछ बायोलॉजी के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में सीखने को मिलती है ना। लेकिन फिर उभयचरों की उत्पत्ति मछलियों से हुई है, पाइसीड से। अब मछलियों में तो 2 कक्षीय हृदय था और गिल्स थे, लेकिन उनमें वो जो वेरिएशंस आए ना, है ना, जो वो विभिन्नताएं उनके अंदर आई लैंगिक जनन की वजह से, उनकी वजह से उनमें एयर सैक डेवलप हो गया और हार्ट में 3 चैम्बर बन गए। अब उस वायु कोष की वजह से वो जो अस्थिल मछली है, जिसको आप लंग फिश कहते हैं, वो स्थल पर भी आई, वहां पर अपना भोजन तलाशी और वापस पानी में चली गई। तो उनमें ऐसा गुण हो गया कि वो उभयचर प्रकृति का गुण आ गया उसमें। अब वहां से एम्फीबिया जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई,
है ना, उभयचर। उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। अब उनमें वेरिएशंस आए, है ना, उनमें वेरिएशंस आए। क्या वेरिएशंस आए कि उनमें से जो कुछ उभयचर ऐसे थे जिनको स्थल मतलब जमीन अच्छे लगने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, वापस पानी में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो वो वापस लैंड पर ही रहने लग गए, वापस पानी में गए नहीं। तो उनसे सरीसृप बन गए, रेप्टाइल्स बन गए। अब जो रेप्टाइल्स थे, उन रेप्टाइल्स में कुछ में ऐसा चेंज हुआ कि उनमें जो अग्रपाद है वो पंखों में रूपांतरित हो गए, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो अब वहां से फिर पक्षियों की उत्पत्ति हो गई। और जो रेप्टाइल्स स्थल पर रहने वाले प्रथम सफल स्थलीय जंतु माने जाते हैं ना, उन रेप्टाइल्स में से कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो वापस पानी में चले गए कि हम तो पानी में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो उनसे फिर जलीय सरीसृपों की उत्पत्ति हुई। अब वो जो जलीय सरीसृप इतना एडवांस हो गए पानी के अंदर कि उनसे जलीय स्तनधारी बने, और जो स्थलीय सरीसृप थे उनसे स्थलीय स्तनधारी बने। तो ये सब जो इवोल्यूशन हुआ है भाई, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, है ना। ह्यूमन के एंसेस्टर कभी ना कभी रेप्टाइल्स हुआ करते थे, स्तनधारियों के, ह्यूमन के नहीं, स्तनधारियों के सभी मैमल्स के जो एंसेस्टर वो रेप्टाइल्स हुआ करते थे। रेप्टाइल्स के एंसेस्टर कौन हुआ करते थे, एम्फीबिया। एम्फीबिया के पिसीज, पिसीज के साइक्लोस्टोमेटा, उनके हेमिकोर्डेटा, उनके इकाइनोडर्मेटा। तो ऐसे वो पूरा जीनस चलता आ रहा है वहां पे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हम जो इतने अनुकूलित हैं, है ना, इतना जो अडप्ट है अपने एनवायरमेंट के लिए, तो वो हमारे में वेरिएशंस की वजह से ही हुआ है ना। अब जैसे मान लो कि जो ऊंट है वो रेगिस्तानी मतलब जंतु है जो कई दिनों तक बिना पानी पिए बिना भी रह सकता है। क्या उसमें शुरू से ही ऐसा अनुकूलन था कि वो हमेशा ही ऐसा रह पाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं था। अरे बंदर जो थे वो 4 पैरों पर चलने वाले थे पहले, जो क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन था, और आज हमारे में बाईपेडल लोकोमोशन है। अब सोचो आप लोग कि जो 4 पैरों पर चलेंगे, जैसे गाय भैंस वगैरह, उनके जो ये खुर होते हैं, है ना, आज तो अपने में हाथ और पैर बोलते हैं, ये खुर थे पहले कभी अपने, ठीक है। तो ये जो खुर हुआ करते हैं उनमें, तो वो देखो कितने हार्ड होते हैं, जो हार्ड सरफेस पर भी चल पाते हैं। क्या अपन ऐसे चलेंगे रोड पर, है ना, ये पत्थर वगैरह चुभ जाएंगे, कांटे वगैरह चुभ जाएंगे। ऐसी अनुकूलित सरफेस है ही नहीं अपने पास में, है ना। तो बंदर पहले क्या थे, वो 4 पैरों पर चलने वाले थे। फिर बाद में उनमें ऐसा अनुकूलन हुआ कि उनमें वो 2 पैरों पर चलने वाले बन गए, बाईपेडल लोकोमोशन आया। अब जैसे बाईपेडल लोकोमोशन आया तो अग्रपाद फ्री हो गए कि भाई इनको दूसरे कामों में यूज लो, अब चलने में काम मत लो। तो आप बंदर को कोई चीज दोगे ना खाने के लिए, ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, उस वस्तु को उठाएगा, और उसके जो अंगुलियों के शीर्ष होते हैं यहां पर, इनमें रिसेप्टर भी आ गए। पहले तो हार्ड थी स्किन, अब सॉफ्ट हो गई, तो यहां पर रिसेप्टर भी आ गए। तो उसको पहले ऐसे देखेगा, है ना, वो एक्चुअल में उसके टेक्सचर को देख रहा है कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडा है, उन चीजों का पता लगाता है, उसके बाद में उसको खाएगा। तो ये क्या है, ये अनुकूलन ही तो है ना, ये अडेप्टेशन ही हुआ। तो ऐसे अचानक ही थोड़ी हो गया अनुकूलन, तो वो धीरे धीरे ऐसे वेरिएशंस आए, तभी तो ऐसा चेंज आया वहां पे, है ना। ऐसी विभिन्नताएं आती गई और हम फिर अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित बनते गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेंजेस वहां पर आते गए। अब देखो बंदरों में तो अपन कहेंगे कि बंदर और कपी पर तो शरीर पर घने काले रोम, है ना, बाल पाए जाते हैं, लंबे काले बाल, ठीक है। अपने पर तो नहीं होता है ये। अब उसका भी ये हम मान सकते हैं, क्योंकि बेटा उद्विकास होता है ना, ये पूरा हाइपोथेटिकल चैप्टर है ना, इसमें संभावनाओं पर आधारित है, और उन संभावनाओं को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि आज से जो अपन 20 बिलियन वर्ष पहले, 2000 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, कोई था ही नहीं जब पृथ्वी बनी थी, है ना। किसी ने देखा नहीं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन बस केवल हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो आपको भी मानना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी ही चीज वहां पर आई होगी। अब जैसे मान लो कि किसी बंदर में या कपी में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, दाद खाज खुजली हो गए उनके, है ना। अब वो जिनमें इस बाल ज्यादा हैं,
है ना। अरे उनमें भी मान लो कि कुछ ऐसे हुए कि यार किसी के शरीर पर बाल कम बने, किसी के शरीर पर बाल ज्यादा बन गए, है ना। तो जिनके शरीर पर बाल ज्यादा थे तो उनके फंगल इन्फेक्शन हो गया कोई। क्या नहीं हो सकता है फंगल इन्फेक्शन? हो सकता है बिल्कुल। तो उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनमें स्किन की प्रॉब्लम होने लग गई, है ना। मतलब फिर वो ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया, डेथ हो गई उनकी। जिनके शरीर पर बाल कम थे उन पर फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो जिनके शरीर पर बाल कम थे वो रिप्रोडक्शन करते रहे और उनके जैसे संततियां बनती गई। जिन पर बाल ज्यादा थे वो वहां से विलुप्त होते गए। तो ऐसा चेंज आया। तो वो जो ये विभिन्नताएं हैं, तो प्रकृति इन लाभदायक विभिन्नताओं को ही ग्रहण करती है, हानिकारक को ग्रहण नहीं करती। ठीक है। अब प्रकृति क्यों चयन करेगी कि यार इसका है ना जो मतलब इसके तो डिजीज हो रखी है ना। कई प्रकार की बीमारियां, कैंसर, एड्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सारी हो रखी। वो अपने समान संतति उत्पन्न करने में उतना सक्षम थोड़ी होगा जो एक स्वस्थ कपि, बंदर, मानव जो भी है ना। तो इसका मतलब यहां पर विभिन्नताएं आएंगी नहीं, तो वो अपने वातावरण के प्रति अनुकूल होने की क्षमता भी उनमें कतई नहीं होगी। ठीक है। ये लाभ और हानि हो गई अलैंगिक जनन की। समझने में आई बेटा? चलो ठीक है। देखो जब ये पढ़ेंगे ना अपन उद्विकास वाला चैप्टर, वो देखो थोड़ा सा भाई बच्चों को तो ऐसा लगता ही है कि पढ़ने के हिसाब से, है ना, कि इसमें पूरी पूरी थ्योरी आ गई, है ना। वो तो इससे भी बुरा है। क्या कहते हैं ये आपके एनिमल किंगडम से भी। उसमें तो कहीं ना कहीं एंड तो हो जाता है ना, हाँ यार आज पूरी फेरा संग एक क्लास में हो गया, कल नया फाइलम पढ़े उसमें नई बातें आएंगी। उसमें तो ऐसा कुछ ही नहीं है। तो लेकिन उसमें मजा बहुत आता है। आप कहानी की तरह सुनोगे, कहानी की तरह पढ़ोगे उसको, है ना, तो अच्छा लगता है, याद भी हो जाता है अच्छे से। अब देखो बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब आगे पढ़ता है लैंगिक जनन। युग्मकों के निर्माण व संलयन द्वारा नए जीव के बनने की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है ना। सही बात है ना। युग्मक बनेंगे, युग्मकों का संलयन होगा, है ना, और उससे फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया जीव बनेगा, उसको लैंगिक जनन कह रहे हैं। जो एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि टाइम लगता है ना इसमें। ठीक है। और आनुवांशिक विभिन्नता भी आती है, जेनेटिकल वेरिएशंस भी आएगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वेरिएशंस तो आएंगे। और दो प्रकार का होगा बेटा ये, एक होता है सिनगेमी और एक होता है कॉन्जुगेशन। वैसे आप पढ़ चुके हो इन दोनों को कहीं ना कहीं पर। तो अब पहले अपन सिनगेमी के बारे में बात करते हैं। सिनगेमी ऐसे जंतु जिनमें युग्मकों का संलयन होता है उसको सिनगेमी कहता है। जैसे हमारे में सिनगेमी होता है, ह्यूमन में सिनगेमी होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में लैंगिक जनन की यही विधि होती है, सिनगेमी विधि। सिनगेमी किसे कहते हैं? द फ्यूजन ऑफ गैमेट, युग्मकों का संलयन सिनगेमी कहलाता है। बच्चे सोचते हैं सर इसको तो हमने ये पढ़ा था कि इसको तो निषेचन कहते हैं, है ना। तो भैया निषेचन और जो संयुग्मन या सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन ये एक ही चीज है ना। पद ऐसे लगते हैं लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। कि निषेचन जो है, देखो सिनगेमी का मतलब केवल संलयन होता है, युग्मकों संलयन को सिनगेमी कह रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन वो एक संपूर्ण पद है जिसमें सिनगेमी भी इंक्लूड होता है। समझ गए? तो मैं आपको ये कहूं कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का एक चरण होता है सिनगेमी। समझे बात? चलो देखो एक मिनट यहां पे सुनो। सिनगेमी, शुक्राणु अंडाणु का मिलना सिनगेमी कहलाएगा, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप प्लाज्मोगेमी, दोनों के साइटोप्लाज्म का मिलना प्लाज्मोगेमी कहलाएगा। तीसरा स्टेप कैरियोगेमी, दोनों के केंद्रकों का आपस में मिलना कैरियोगेमी। चौथा एम्फीमिक्सिस, दोनों के गुणसूत्रों का मिलना आपस में, नर और मादा युग्मक का, वो एम्फीमिक्सिस है। तो ये जो चार चरण हैं ये फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सिनगेमी निषेचन प्रक्रिया का एक चरण है? आई बात समझने में? चरण मतलब ये वाले नहीं अपने जिसमें चप्पल पहनते हैं, है ना, स्टेप हो गया इसका। चलो बेटा देखो आगे समझो। अब मुझे ये बताओ सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में आपको फर्क समझने में आया नहीं आया? ठीक है। यस सर। अब देखो बेटा सिनगेमी दो प्रकार का होगा, एक है एंडोगेमी और एक है एक्सोगेमी। अब सुनो देखो बहुत सिंपल चीज है। एंडोगेमी मतलब
देखो सिनगेमी का मतलब समझ लो युग्मक का संलयन होना, है ना। अब एंडोगेमी और एक्सोगेमी दो टाइप है। एंडोगेमी मतलब अंदर ही संलयन हो गया, मतलब बाहर से कोई गैमिट आया ही नहीं, बाहर से कोई गैमिट नहीं आया, तो इसको आप स्वनिषेचन कहोगे। एंडोगेमी को स्वनिषेचन कहेंगे। जैसे कोई एक द्विलिंगी जंतु है, उसी का नर युग्मक उसी के मादा युग्मक को निषेचित कर रहा है, बाहर से कोई गैमिट नहीं आ रहा है, तो स्वनिषेचन हो गया। और एक्सोगेमी के अंदर क्या हुआ, एक्सो मतलब बाहर से कोई गैमिट आया और फिर वो उसको फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, परनिषेचन। अरे बाहर से गैमिट आ रहा है, किसी दूसरे जंतु से गैमिट आ रहा है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो एंडोगेमी बेटा एक ही जनक में होगा और परनिषेचन एक्सोगेमी विभिन्न जनक में होगा। एक ही जंतु में होगा उनमें जिसको आप उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल और मोनोइसियस कह सकते हैं, है ना। मोनोइसियस मतलब द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगी और उभयलिंगी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगी और उभयलिंगी, ठीक है। मोनोइसियस, इसको पता है, आप ये समझो कि सर देखो मोनोसियस को तो एक लिंगाश्रयी कहना चाहिए, मोनो मतलब एक होता है, इसलिए मोनोसियस को मतलब यह है कि आप ये समझे कि फर्टिलाइजेशन में कितने एनिमल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कर रहा है या दो कर रहा है, एक कर रहा है, तो मोनोसियस बोला। एक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जंतु दो लिंगों को आश्रय दे रहा है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इसलिए द्विलिंगाश्रय बोलेंगे, जैसे टीनिया के अंदर है। उधर देखो ये यूनिसेक्सुअल और डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब जिसमें दो जंतु निषेचन प्रक्रिया में भाग लेंगे जनन में। क्यों लेंगे दो जंतु, क्योंकि वो आश्रय देने वाले होते हैं, एक लिंगाश्रय होता है, जैसे कि खरगोश, ठीक है। तो ये यहां पर ठीक है, ये कैचुआ और स्पंज का मैं हटा देता हूं, क्योंकि आप लोगों का पहले लिखा हुआ है प्रोटोगाइनस प्रोटोएंड्रस कंडीशन किस में होती है ना। अब आपसे ये पूछा जाए बेटा कि किस जंतु में, किस जंतु में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर निषेचन होगा जो द्विलिंगी भी है। निम्न में से किस जंतु में द्विलिंगी होते हुए भी पर निषेचन होता है, तो क्या आंसर दोगे आप लोग, तो आप कैचुआ और स्पंज को बताओगे, समझ गए, कैचुआ और स्पंज को, जैसे खरगोश, मानव, ये तो इसमें आ गए, है ना, एक्सोगेमी के अंदर। अब बेटा ये भी दो प्रकार का है, फिर सिनगेमी को युग्मकों के आकार के आधार पर भी दो टाइप में डिवाइड करता है, आइसोगेमी और एन आइसोगेमी। आइसो मतलब समान, गेमी मतलब गैमिट, युग्मक समान आकार के हैं तो आइसोगेमी बोलेंगे। एन आइसोगेमी युग्मक असमान आकार के हैं, कि मॉर्फोलॉजी देखो आप, शुक्राणु अंडाणु की आकृति समान दिखाई देती है तो वो आइसोगेमी है, और शुक्राणु अंडाणु असमान आकृति के हैं, मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, तो उसको एन आइसोगेमी बोलेंगे। जैसे अंडाणु तो राउंडेड शेप में है और शुक्राणु देखो इस तरह से होता है और ओव्यूम ऐसे है, तो बताओ ये एन आइसोगेमी हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो अधिकांश जंतु में कैसा होता है, एन आइसोगेमी, मोनोसिस्टिस में आइसोगेमी होगा, ठीक है बेटा। दूसरा प्रकार है कॉन्जुगेशन, यह एक प्रकार का आनुवांशिक पुनर्योजन है, इसको आप इंग्लिश में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, आनुवांशिक पुनर्योजन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आप इसको उसमें जेनेटिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में, है ना, कि नया संयोजन बनता है इसमें, जैसे एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो नए कुछ रिकॉम्बिनेंट या संयोजन बनता है, तो जैसे पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन प्रकार का जनन पाया जाता है। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट आपको, नहीं। अब आगे समझो, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग जंतु प्रजनन, जंतु प्रजनन एनिमल, जैसे
कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर और कुछ होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। एक तो कालिक प्रजनक और एक सतत प्रजनक। ऐसे जंतु जो किसी विशेष मौसम, विशेष सीजन के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। और ऐसे जंतु जो पूरे वर्ष भर कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको सतत प्रजनक कहते हैं। ठीक है, देखो ये वर्ष में विशिष्ट काल में प्रजनन करेंगे, जैसे पक्षी, मेंढक, मवेशी, लोमड़ी, हिरण आदि। और ये वर्ष भर प्रजनन करते हैं मानव, कपी, बंदर। ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। कोई डाउट इसमें? समझने में आ गया? एक तो सीजनल ब्रीडर और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है बेटा? अलग अलग होता है, बिल्कुल। गोरिल्ला और ये लाल मुंह काले मुंह वाले बंदर देखे हैं तो एक ही दिखते हैं क्या ये, है ना? अलग अलग होता है बेटा। देखो जनन चक्र, जनन चक्र क्या होता है? जनन चक्र मादा में मादा जनन तंत्र में चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, मादा जनन तंत्र में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उसी को जनन चक्र कहते हैं। दो प्रकार का होता है बेटा, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल मध चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव या रज चक्र। देखो एस्ट्रस साइकिल में रक्त स्राव प्रावस्था एब्सेंट होती है, जैसे ह्यूमन फीमेल में ब्लीडिंग फेज होती है ना? यहां पर ब्लीडिंग फेज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल नॉन प्राइमेट मादा, है ना? नॉन प्राइमेट मादा और नई दुनिया के बंदर, है ना? जो न्यू वर्ल्ड मंकी है उनमें एस्ट्रस साइकिल मिलेगा। और जो प्राइमेट मादा, और प्राइमेट मादा में जैसे मानव, कपी, बंदर है, बंदर भी कौन से वाले होंगे? ओल्ड वर्ल्ड मंकी, पुरानी दुनिया के बंदर। ठीक है, तो ये इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो सीधी सी बात है बेटा, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, और जिनमें एस्ट्रस साइकिल होता है वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। देखो क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है ना, वो 28 दिन का होता है एवरेज, है ना? वो प्रति माह है वो चक्र चलता रहेगा, है ना? हर महीने उसमें एग रिलीज होगा, हर महीने वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। सीजनल ब्रीडर में एस्ट्रस साइकिल में ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रस साइकिल बेटा ये भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे एक होता है डाई एस्ट्रस, एक होता है मोनो एस्ट्रस। मोनो एस्ट्रस जैसे एक साल में एक बार ये एस्ट्रस साइकिल आ रहा है, तो वो जंतु वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करेंगे, है ना? और डाई एस्ट्रस जैसे साल में 2 बार एस्ट्रस चक्र आता है, तो वो 2 बार कंसीव कर सकते हैं, 2 बार रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे जो एस्ट्रस साइकिल वाले होंगे वो सीजनल ब्रीडर होंगे। तो देखो ये एरो के साइन मार्क कर रखे हैं ना अपन ने, ये देखो यहां पर, है ना? तो इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि एस्ट्रस साइकिल वाले सीजनल ब्रीडर होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। समझने में आई बात आपको? ठीक है, अब लैंगिक जनन के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है उनको समझो, है ना? इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के दौरान हमने घटनाओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन के पहले क्या घटना हुई, निषेचन और निषेचन के बाद में क्या घटना होगी, ऐसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे निषेचन तो आप समझ ही गए कि नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है ना? अब निषेचन से पहले क्या होगा? निषेचन के पहले जो घटना है उसको पूर्व निषेचन घटना कहेंगे, जिसमें युग्मक जनन होता है, पहले गैमिट बनेंगे और फिर बाद में गैमिट का ट्रांसफर होगा। अरे गैमिट ट्रांसफर भी तो होगा, जैसे फीमेल नर के शरीर से युग्मक मादा के शरीर में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, फिर बाद में निषेचन हुआ, दूसरा इवेंट। तीसरा पश्च निषेचन घटना। पश्च निषेचन घटना में निषेचन के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, भ्रूण बनेगा, प्रसव होगा, है ना? तो ऐसे हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है पूर्व निषेचन घटना। इसमें पहला इवेंट है युग्मक जनन। अब देखो बेटा, अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। क्या केवल अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं? नहीं, युग्मक समसूत्री विभाजन से भी बनते हैं। ठीक है, देखो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट
कि युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमेशा हैप्लॉइड होंगे। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा, बिल्कुल सही बात है, बिना किसी अपवाद के जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, बिना किसी अपवाद के युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और लेकिन युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से भी हो सकता है और समसूत्री से भी हो सकता है। एक शर्त होती है यहां पे, बता सकते हैं क्या होती है? अगर जंतु का शरीर द्विगुणित है, डिप्लॉयड है अगर एनिमल, तो उसमें गैमेट मियोसिस डिवीजन से बनेंगे। जैसे हम डिप्लॉयड होते हैं, अरे हमारी जो कायिक कोशिका है वो द्विगुणित है ना, 2n सेल होती है, तो हमारे में गैमेट किससे बनेंगे? मियोसिस से। मियोसिस से। लेकिन अगर मान लो कि जंतु का शरीर अगुणित है, हैप्लॉइड बॉडी है, जैसे कि नर मधुमक्खी, तो उनमें पहले से ही हैप्लॉइड सेल है ना, तो उसमें मियोसिस थोड़ी होगा, तो उसमें माइटोसिस से डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन से गैमेट बनते हैं। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब बता सकते हो क्या होता है? अगुणित द्विगुणित का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, यानी कि एक जोड़ी। देखो सीधी सी बात है समान कि गुणसूत्रों की अपना संख्या। जो गुणसूत्रों का एक समुच्चय, गुणसूत्रों का एक सेट कोशिका में पाया जाता है तो उसको अगुणित कोशिका कहते हैं। गुणसूत्रों के दो सेट होते हैं तो द्विगुणित कोशिका कहते हैं। समझ गए बात? जैसे अब मान लो कि हमारे ह्यूमन में अपन बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम के सोमेटिक सेल में दो सेट होता है, 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से जिसको आप 2n लिखते हो, n+n। n मतलब गुणसूत्रों का एक सेट है ना, 2n मतलब गुणसूत्रों के दो सेट। अब देखो जैसे मान लो कि नर में और मादा में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो वो जो दो सेट है ना, वो अलग अलग सेल में एक एक सेट चला गया, तभी तो शुक्राणु n और अंडाणु भी n हो गया, हैप्लॉइड हो गए, है ना, दोनों का निषेचन हुआ। निषेचन होने से अब जो जाइगोट बना उसमें फिर से 2n कंडीशन आ गई, फिर से डिप्लॉयड कंडीशन रिटेन हो गई। अब जो डिप्लॉयड कंडीशन बनी है ना, ये इसमें से एक सेट नर से और एक सेट मादा से आता है, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि जीव अगुणित है तो युग्मक समसूत्री विभाजन से बनते हैं। युग्मक मात्र कोशिका को मियोसाइट कहते हैं जो द्विगुणित होगी। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, आपके शायद एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, देखो एक मिनट इसमें, और एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो फिर हो सकता है कि आपके उसमें पैकेज में दे रखा होगा, फिर पैकेज में तो दे ही रखा है। खैर ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पे, है ना, पैकेज में तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर एनसीईआरटी का दे रखा होगा, तो आपको ये टेबल भी एक बार पढ़नी पड़ेगी, है ना, कि मनुष्य में अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या। अर्धसूत्राणु, अर्धसूत्राणु को इंग्लिश में मियोसाइट कहते हैं। बहुत सरल प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि मनुष्य के अर्धसूत्राणु में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, 23 बता देते हैं, है ना, लेकिन आप इसका मतलब समझो, अर्धसूत्राणु को इंग्लिश में मियोसाइट कहते हैं, तो वह कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा उसको मियोसाइट कह रहे हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, तो सीधी सी बात है, डिप्लॉयड सेल में ही होगा, है ना। तो मियोसाइट हमेशा कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। आई बात समझने में? तो ये जो लिखे है ना बेटा, जैसे घरेलू मक्खी में युग्मकों में इसमें 6 कर देंगे, इधर 42 कर देंगे, है ना, इधर इसका हाफ कर दो और इधर इसमें प्लस कर दो, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2 कर दो यहां पर, तो समझ गए। तो ये टेबल आपको ऐसे याद करनी है, आपको बोटनी के भी पढ़ने पड़ेंगे, जूलॉजी के भी पढ़ने पड़ेंगे, तो आप या तो आई नहीं आई बात समझने में, ये तो कर लोगे ना इनको, है ना, इसमें डबल करने, उधर हाफ करने हैं, है ना। तो इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं ऐसा समझाऊं आपको, ऐसा याद कर, या आपको याद करना ही पड़ेगा ये वाली टेबल। और एक वो जीवन अवधि भी, जीवन काल भी आपको याद करना पड़ेगा। देखो
तो युग्मक मात्र कोशिका को इतना सही। और प्रेरित अंडोत्सर्ग के एग्जाम्पल याद कर लो, खरगोश और बिल्ली प्रेरित अंडोत्सर्ग होता है। जीवों में लैंगिकता है ना, एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु। समझ गए एक लिंगी द्विलिंगी किसे कहते हैं? अगर जैसे नर और मादा जन्नांग पृथक पृथक शरीर में है तो एक लिंगी, एक ही शरीर में है तो द्विलिंगी। अब इनके एग्जाम्पल भी लिखने पड़ते हैं, लेकिन मैंने लिखे नहीं क्योंकि हम पूरा एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं और हमें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु पूरे एनिमल किंगडम में कौन कौन से। आप तो पूरे एनिमल किंगडम का बता सकते हो कि इसमें यूनिसेक्सुअल, इसमें बाइसेक्सुअल है। अच्छा देखो बेटा, एस के हेलमिंथीज से सारे बाइसेक्सुअल आ गए थे? एस के हेलमिंथीज के बाद वाले बाइसेक्सुअल थे नहीं थे? बताओ। है एस के हेलमिंथी। अच्छा एनिलिडा में एक्सेप्शन आएगा। एनिलिडा में नेरीज, सॉरी वो तो एक लिंगी होता है, जोंक और केंचुआ ये द्विलिंगी होते हैं। बाकी तो सारे एक लिंगी चल रहे हैं ना। उससे पहले वाले सारे द्विलिंगी थे। अरे एस के हेलमिंथीज से पहले वाले द्विलिंगी थे। उसमें भी एक अपवाद, उसका कौन सा बताया था? पैरागोनिमस था नहीं, जिसमें वो नर सॉरी मादा नर की गाइनोफोरिक कैनाल के अंदर रहता है। शायद पैरागोनिमस या काइनोकोकस ऐसा था वो, नहीं नाम दिमाग से निकल रहा उसका। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा प्लेटीहेलमिंथीज में अपन ने देखा था। बाकी सारे बाइसेक्सुअल ही तो पढ़े थे, है ना। अब देखो बेटा, कॉकरोच पढ़ चुके हैं। नर, इसमें एक जोड़ी वृषण 4 से 6 उदरखंड में पृष्ठ पार्श्व सतह पर है। 3 स्तरीय शुक्राणुधर नर फेलोमियर द्वारा मादा के जनन कक्ष में स्थानांतरित होते हैं। सही बात है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय दूसरे से छठे उदरखंड में है। प्रत्येक में 8 अंडाशय होते हैं। शुक्रग्राहिका मैथुन के दौरान नर से प्राप्त शुक्राणुओं को संचित करती है। बताओ, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना इतना सा, इस चैप्टर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है। बाकी तो आप ये पढ़ ही चुके हैं डिटेल में। कैंचुआ देखो बेटा, द्विलिंगी है। 10वें और 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण है। 11वें और 12वें खंड में 2 जोड़ी शुक्राशय है। 1 जोड़ी अंडाशय 13 खंड में है
और प्रोटोएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। युग्मक स्थानांतरण, अधिकांश जीवों में मैथुन क्रिया या प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा युग्मक स्थानांतरित होते हैं। कोपुलेशन होता है ना, मैथुन क्रिया, ठीक है, समागम होना, मैटिंग होना, जिसमें मेल से गैमेट फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। समुद्री अकशेरुकी जीव अपने युग्मक जल में छोड़ते हैं। जिनमें बाह्य निषेचन होता है ना, तो वो क्या करेंगे, अपने गैमेट्स को पानी के अंदर ही छोड़ देंगे, ठीक है, उनके लिए भी अनुकूलन होता है, ठीक है, उनमें भी अनुकूलन होता है। जैसे मादा अंडे छोड़ रही है ना, तो वो बहुत सारे एग रिलीज करती है, और वो जो अंडे है ना, वो एक जिलेटिनस आवरण भी स्रावित करेगी, जिससे सारे अंडे चिपक जाएंगे। नर उनके ऊपर शुक्राणु त्यागता है और फिर सभी का निषेचन एक साथ होता है। विपरीत लिंगी जंतु को आकर्षित करने के लिए लिंग फिरोमोन का श्रावण करना, जैसे रेशम कीट के अंदर बॉम्बिकोल का श्रावण है ना, रेशम कीट का बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम बॉम्बिक्स मोराई स्पीसीज है, बॉम्बिक्स बोलते हैं। तो बॉम्बिक्स में बॉम्बिकोल का सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है, जो रेशम कीट का फिरोमोन होता है। फिरोमोन जानते हो क्या होते हैं? बताओ किसको कहते हैं फिरोमोन, किसको कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीव द्वारा एक्टो हार्मोन होते हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं, जो बॉडी के बाहर सिक्रेट होंगे, अपोजिट सेक्स एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इवेंट है निषेचन। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि सिनगेमी व निषेचन दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, लगेगा एक जैसा ही शब्द, लेकिन सिनगेमी का अर्थ युग्मक संलयन है, जबकि निषेचन में वे सभी पद सम्मिलित हैं जो सिनगेमी को होने देते हैं, सिनगेमी को लीड कर रहे हैं। ये देखो, सिनगेमी का मतलब स्पर्म और ओव्यूम का मिलना, प्लाज्मोगेमी का मतलब दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई तो साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, कैरियोगेमी का मतलब देखो दोनों के न्यूक्लियस मिक्स हो गए, और एम्फी मिक्सिस में देखो दोनों के गुणसूत्र आपस में मिक्स हो गए। निषेचन दो प्रकार का है, बाह्य और अंतः है। जो बाह्य निषेचन होगा वो मादा के शरीर के बाहर सामान्यतः जलीय माध्यम में होता है, जैसे मेंढक में और अस्थिल मछली में, पढ़ा था ना आपने। अंतः निषेचन मादा के शरीर के भीतर होगा, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और एक उपास्थल मछली में, पढ़ा था हमने ये एग्जांपल। वर्टिब्रेट के अंदर बताओ भाई। पश्च निषेचन घटना, नर व मादा युग्मकों के संलयन से, देखो बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, है ना, संलयन हुआ, तो संलयन होने से क्या बना, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट एक पीढ़ी व अगली पीढ़ी के बीच में जैविक कड़ी है, नहीं समझे? अरे जैसे अभी मान लो पेरेंट एक पीढ़ी है ना, उसके बाद में अगली पीढ़ी उनकी संतान आएगी, तो अगली पीढ़ी कहां से बनेगी, उस जाइगोट से ही तो डेवलप होगी। तो जाइगोट दैट इज बायोलॉजिकल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, दो पीढ़ियों के बीच में, इसको आप बायोलॉजिकल लिंक या जैविक कड़ी कह सकते हैं। और इस जाइगोट, द्विगुणित जाइगोट युग्मनज से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जाइगोट दो पीढ़ियों के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है, बायोलॉजिकल लिंक होता है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, आया हुआ भी है ये जाइगोट वाला ऊपर वाली लाइन है जो, ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो बेटा, जाइगोट होता है एक कोशिकीय या दो कोशिकीय, जाइगोट को यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर बोलोगे? हमेशा ध्यान रखना, जाइगोट यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेलुलर, है ना। ये मत सोचना कि शुक्राणु अंडाणु मिक्स हो गए तो दो कोशिका बन गई, नहीं है ना, एक से कोशिकीय होगा, उनका फ्यूजन होता है, वो जुड़ती थोड़ी है ना, वो एक बन गई दोनों मिलकर के। तो जाइगोट एक कोशिकीय है, और एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय बहुत जटिल जंतु का, एक आप ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में जैसे स्पर्म ओव्यूम में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट से देखो एक न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु वहां पर बना है।
अब उस जाइगोट में और उस नवजात शिशु में तो आपको बहुत डिफरेंस दिख रहा है। वो तो एक छोटा सा यूनिसेल था, ये देखो मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स एनिमल बन गया। तो वहां पर सेल डिवीजन भी हुआ है। अरे जाइगोट एक कोशिकीय है तो उसमें कोशिका विभाजन हुआ, तभी तो बहुकोशिकीय संरचना बनी है। दूसरी बात, चलो ये तो समझने में आता है कि सर देखो सेल डिवीजन तो होता है, भ्रूण बनता है तब, लेकिन सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। सेल डिफरेंशिएशन बोले तो कोशिका विभेदन, है ना। अरे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बन गए। एक्टोडर्म से आपका एपिथेलियल टिश्यू बनेगा, नर्वस सिस्टम भी बनेगा, है ना। और जैसे आइरिस, सिलियरी काय की मसल्स भी बनेगी, तो डिफरेंशिएशन होगा ना सेल्स का, इस वजह से। तो ध्यान रखना बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन सम्मिलित होते हैं। अब भ्रूण विकास 3 प्रकार से हो रहा है, एक ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडज जंतु, विविपेरस जरायुज, और ओवोविविपेरस अंड जरायुज। अब देखो ओविपेरस की बात करें, जैसे मेंढक मतलब एम्फीबिया, और चलो सरीसृप या पक्षियों को ले लो आप, तो कि पक्षियों में आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन। वो पानी में जाकर के थोड़ी रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो वो क्या हो रहा है, आंतरिक निषेचन हो रहा है। और मेंढक में कैसा हो रहा है, बाह्य निषेचन। अब मुझे ये बताओ कि जो मेंढक जो अंडे देगा, जो फीमेल फ्रॉग एग ले कर रहा है, तो वो अंडे निषेचित दिए जाएंगे, अनिषेचित दिए जाएंगे? अनिषेचित, क्योंकि बाह्य निषेचन हो रहा है तो अनिषेचित ही देगा। और पक्षी कैसे अंडे देंगे, निषेचित देंगे। तो ये पहली लाइन पढ़ो कि मादा निषेचित या अनिषेचित अंडे देती है, समझने में आई, है ना। फर्स्ट वाली लाइन, इसका कॉन्सेप्ट तीसरी वाली लाइन में है, क्योंकि निषेचन बाह्य या अंत होगा। बाह्य निषेचन होगा तो अनिषेचित अंडे देंगे, और अंत निषेचन होगा तो निषेचित अंडे देंगे। भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। इनके जीवित रहने की संभावना कम होती है, क्योंकि परभक्षियों के द्वारा इनके मारे जाने की संभावना बढ़ जाती है ना। जैसे मान लो कि कोई मतलब दूसरा कोई परभक्षी सांप आ गया वहां पे, है ना, और उन अंडों को खा गया। ये अपने जैसे परभक्षी चले गए, है ना, और उनको उठा करके खा जाते हैं ना अंडे वगैरह, है। तो ये क्या होता है, जीवित रहने की संभावना उनकी कम होती है। जैसे पक्षी, सरीसृप और अंडे देने वाले स्तनधारी इस कैटेगरी में आएंगे। बताओ समझने में आया नहीं आया, है ना। जरायुज में देखो, मादा शिशु को जन्म देती है, भ्रूण का विकास के शरीर में होता है, और जीवित रहने की संभावना भी अधिक होती है ना, क्योंकि वो जो भ्रूण है वो पूरी तरह से मादा के शरीर के भीतर प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है बेटा, जैसे स्तनधारी विविपेरस में। अंड जरायुज में देखो, अब इसमें क्या कंडीशन है कि अंड जरायुज में ये बेटा जरायुज और अंडज के बीच की कड़ी मान लो आप इसको, कि मादा निषेचित अंडों को शरीर के भीतर ही रख लेती है। जैसे उपास्थल मछलियां होती है ना, आंतरिक निषेचन होगा, मादा अंडे देगी तो अंडे बाहर नहीं निकाले जाएंगे, शरीर के अंदर ही रख लेगी उनको। मादा निषेचित अंडों को शरीर के भीतर ही रख लेती है, और उन अंडों का परिवर्धन भी शरीर के भीतर ही होता है ना। और फिर जब वो परिवर्धन पूरा हो गया तो अंडे फूटेंगे और उनसे शिशु जन्म लेंगे वहां पर। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये जरायुज है, लेकिन एक्चुअल में ये अंडजी तो है। अरे वास्तव में देखा जाए तो अंडजी हुए, बस केवल इतना सा फर्क है कि अंडज ने तो अंडे बाहर दे दिए और इसने अंडे अंदर ही रख लिए, है ना। परिवर्तन उसमें बाहर हो रहा है, इनमें अंदर हो रहा है, इसलिए इनको अंड जरायुज कहते हैं। फिर वही बात है कि ओवोविविपेरस और विविपेरस में क्या फर्क हुआ बेटा, विविपेरस में प्लेसेंटा होता है, इनमें प्लेसेंटा नहीं होता है, जैसे उपास्थल मछली या शार्क। अब बताओ मुझे, आपको ये तीनों कैटेगरी समझने में आई नहीं आई? ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, ये 3 कैटेगरी समझने में आई नहीं है? क्लियर है? यस सर। अब देखो आगे, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के अंडों में भ्रूण का परिवर्तन होना ही अनिषेक जनन कहलाता है ना। जैसे आप बॉटनी में भी पढ़ोगे इस टाइप का टर्मिनोलॉजी,
है ना। तो वहां भी अपन इसी टाइप की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। ऐसे एनिमल्स में भी होती है कि अंडे में बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन अनिषेक जनन कहलाता है। अंडे का निषेचन हुआ ही नहीं है ना, अपने आप ही भ्रूण बनने लग गया, बिना शुक्राणु के भ्रूण बन रहा है ना। तो ये खोज चार्ल्स बोनेट ने एफिड में की थी। एफिड बेटा इंसेक्ट होता है, ये आर्थ्रोपोडा के एनिमल हैं, और नए जीव जो अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया से बनते हैं उन जीवों को पार्थोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थोनेट कहते हैं। अब पहले मुझे यह बताओ कि अनिषेक जनन का मतलब क्या होगा? बिना निषेचन के भ्रूण का बनना, भ्रूण का बनना, है ना। अब मुझे बता सकते हो कि अनिषेक जनन सदैव किस युग्मक में होगा? अंडाणु में क्यों हुआ, शुक्राणु से क्यों नहीं हुआ अनिषेक जनन? क्योंकि अंडे के अंदर भ्रूण परिवर्धन के लिए जो पीतक, जो पोषक पदार्थ होता है उसको संचित किया जाता है, इसलिए सदैव अंडे में भ्रूण परिवर्तन होता है, कभी भी स्पर्म में नहीं होगा। देखो, अब अनिषेक जनन दो प्रकार का है बेटा। एक अनिषेक जनन जो अपने आप ही हो गया, है ना, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल। और एक अनिषेक जनन जो अपने आप नहीं हुआ, हमने उसको स्टिमुलेट किया है, उसको उद्दीप्त किया है ना। तो वो है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। और जो अपने आप हो रहा है उसको हम बोलेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। तो दो प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस है, नेचुरल अपने आप हो रहा है, आर्टिफिशियल जिसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। देखो, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में दो प्रकार का है, सुनना मेरी बात को। एक है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और एक होगा बेटा इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, कंप्लीट का मतलब क्या है? देखो, सिंपल सी चीज है यार, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्रजाति ऐसी है कि उस प्रजाति में कि अनिषेक जनन के अलावा कोई जनन की विधि पाई नहीं जाती है। तीन विधियां है ना जनन की। प्रजातियां में अनिषेक जनन के अलावा अन्य जनन की विधि नहीं पाई जाती। पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब एक चीज देखो, जिनमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होंगे, क्या उसमें मेल होंगे? अरे नर क्यों होंगे उनमें? तो ऐसी प्रजातियों में नर नहीं होते, वो केवल मादा के द्वारा प्रदर्शित की जाती है ना। अरे क्योंकि वहां पर देखो अनिषेक जनन ही होगा, ना तो लैंगिक जनन है ना अलैंगिक जनन है, तभी तो आप कंप्लीट कह रहे हो। इसका मतलब भ्रूण का परिवर्तन किससे हुआ? अंडाणु से शुक्राणु से? अंडाणु से हुआ, तो अंडाणु से मादा ही बनेगी, ठीक है। तो ये देखो, पूर्ण अनिषेक जनन को थैलोटोकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोटोकी। ये याद करना है आपको, है ना। ये थैलोटोकी, ये पूछे जाते हैं ऐसे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। थैलोटोकी, एम्पिटोकी, अरेनोटोकी क्या होता है, ठीक है। देखो, जनन की केवल एकमात्र विधि अनिषेक जनन है, इसमें नर नहीं होते। ये जाति केवल मादा द्वारा प्रदर्शित होती है, जैसे रोक लिजार्ड और सर्प टिफलिना, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, रोक लिजार्ड और ये एक सांप होता है टिफलिना, इनके अंदर मेल नर नहीं पाए जाते, केवल मादा ही होती है यहां पे, ठीक है। बताओ समझने में आया नहीं आया कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस? अब इनकम्प्लीट देखो, इनकम्प्लीट में लैंगिक जनन व अनिषेक जनन दोनों पाए। अरहेनोटोकी, है ना, और
दो। इसका मतलब देखो, मैं आपको शब्दों का मतलब समझा रहा हूं, थैलोटोकी, अरेनोटोकी, एम्फीटोकी, आप अपने आप याद हो जाएगा ये कि एम्फी का मतलब दो। इसका मतलब कि अगर अनिषेक जनन से नर और मादा दोनों बनते हैं तो क्या कहेंगे? एम्फीटोकी कहेंगे। आई ना बात समझने में? अरहेनोटोकी, अरहेनो नर, ऐसा उच्चारण आ रहा है ना, अरे नर, है ना? तो अरेनोटोकी में अगर अनिषेक जनन से केवल नर बनते हैं तो उसको अरेनोटोकी बोलेंगे। दो समझने में आ गए? केवल नर बनता है तो अरेनोटोकी, नर और मादा दोनों बनते हैं तो एम्फीटोकी। बचा कौन सा? थैलोटोकी, जिसमें क्या बनेंगे? केवल मादा बनेगी। आई बात समझने में? अब देखो बेटा, अरेनोटोकी, अनिषेक जनन से केवल नर बनते हैं। एग्जाम्पल मधुमक्खी और टर्की, ये पक्षी है ना? मधुमक्खी और टर्की। देखो ये एक मैंने यहां पर चार्ट बना रखा है ना? मधुमक्खी का रिप्रोडक्शन का चार्ट है, कोई आलू चार्ट नहीं है ना? देखो ड्रोन नर है, ड्रोन ये उड़ने वाले मत समझना, ये ड्रोन कैमरे आते हैं कहीं, वो समझ लो, है ना? क्योंकि पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी, ड्रोन वगैरह, आजकल ड्रोन भी आ गए ऐसे। तो ड्रोन देखो बेटा, नर का शरीर कैसा है? एन, ए गुणित है। रानी मधुमक्खी का शरीर कैसा है? द्विगुणित है। ठीक है? अब नर से जो युग्मक बनेंगे केवल एक प्रकार ही बनेंगे, समसूत्री विभाजन से बनेंगे, नहीं बनेंगे, है ना? और मादा में युग्मक बनेंगे जो अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे। देखो दो प्रकार के बनेंगे। अरे क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है लाला? सुनो देखो इधर। अब ये जो अंडाणु और नर से शुक्राणु, इनका निषेचन हुआ तो ये 2n क्या बन गया? जाइगोट। अब 2n कंडीशन बनी है ना? अब 2n देख लो बेटा एक बार, रानी नर है या मादा होती है? अरे नर या मादा होती है, तो मादा है ना यहां पर। अगर ये 2n जाइगोट है, अगर इससे जो भ्रूण बनेगा उसको भोजन में रॉयल जेली दी जाएगी तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा रानी में, है ना? और ये 2n से श्रमिक भी बनते हैं, और श्रमिक क्या होते हैं? बंदे मादा होती है। अच्छा, रॉयल जेली से नहीं होता है? क्या आप ये समझ रहे हो कि रॉयल जेली खिलाने से रानी बन जाती है? देखो इनका भोजन होता है रॉयल जेली। एक्चुअल में जो रानी मधुमक्खी होती है ना, उस रानी मधुमक्खी में जो मैंडिबल होती है, उसके मैंडिबल में एक ग्लैंड है ना? और उस ग्लैंड से एक सब्सटेंस सिक्रेट करती है रानी मधुमक्खी, और उस पदार्थ का नाम है एंटी क्वीन फिरोमोन। एंटी क्वीन फिरोमोन, है ना? एंटी क्वीन फिरोमोन सिक्रेट करती है। तो रानी मधुमक्खी क्या कर रही है? जैसे मान लो कि आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उस छत्ते में जितने भी सदस्य होते हैं वो एक रानी की संतानें होती है, वो पूरी, है ना? तो रानी मधुमक्खी हमेशा ऐसे, मान लो ये छत्ता है, तो इस छत्ते में यहां पर नीचे की तरफ एक अंडाकार कोष्ठ होता है, इसमें रानी रहती है। ठीक है? सबसे नीचे रहेगी, बाकी ऊपर के जो कोष्ठ, बेंजीन रिंग के जैसे। इसलिए देखो क्या होता है कि रानी सबसे नीचे रहेगी ताकि वो छत्ते में ऊपर सभी सदस्यों पर निगरानी रख सके कि कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? तो सभी को ये कंट्रोल करती है, क्वीन कंट्रोल करती है, पूरे छत्ते का नियंत्रण इसके अंडर में होता है। अब रानी मधुमक्खी ये जो अंडे देगी ना, यहां पर जो भी अंडे दिए जाएंगे, अब इसमें जो श्रमिक होते हैं, इन श्रमिकों के भी अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। कुछ श्रमिकों को कहते हैं भाई तुम स्काउट हो। स्काउट का काम क्या होगा? खाने पीने की व्यवस्था करोगे आप लोग, छत्ते में जो भी सदस्य हैं सभी के लिए। कुछ वर्कर को कह देंगे आप सोल्जर हो, है ना? आप आर्मी में भर्ती हो गए, तो आपका काम होगा कि अगर कोई छत्ते पर अटैक करता है तो उसकी सुरक्षा करोगे आप लोग। कुछ को बना दिया वहां पर नर्स, है ना, कि ये जो हॉस्पिटल में जैसे मान लो ये छोटे छोटे जो अंडे दिए जा रहे हैं ना, इन अंडों को, मतलब रानी अंडे दे रही है भाई,
अलग अलग कोष्ठकों के अंदर रखना है, और फिर उनका जो डेवलपमेंट होगा तो उनको आपको पालन पोषण भी करना है ना, कि देख लेना भाई किसी ने कोई पोटी वोटी कर दी तो साफ कर देना ऐसे। तो कहने का मतलब ये सारा काम वो नर्स जो श्रमिक होता है ना वो करता है। समझने में आ रही है ना बात आपको, है ना। तो अब देखो जो रानी क्या करेगी, ये फिर राउंड पर आती है शाम को सारे छत्तों में अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, है ना, मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है। आगे जननांगों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब वो रानी नहीं बनेगा, है ना, वो फिर बंदे मादा बन जाएगा और वो श्रमिक बन जाता है। अब इनमें से रानी, इन अंडों से वो डिसाइड रानी ही करती है कि किसे अगली रानी नियुक्त करनी चाहिए। समझ गया ना मेरी बात। बहुत बढ़िया सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। अब आपको ये समझने में आ गया कि श्रमिक और रानी मधुमक्खी का जो डिसीजन होता है, किसको रानी बनना है, किसको वर्कर बनना है ना, मजदूर बनना है, तो वो सारा काम रानी ही डिसाइड करती है कि किसको क्या बनना है, एंटीकीन फिरोमोन को सिक्रेट करके। ठीक है बेटा। अब चलो देखो आगे ध्यान दो। अब ये तो यहाँ पर रानी श्रमिक जो भी बनने थे वो बन गए। अब आप ये जो रानी या श्रमिक, देखो एक ही बात है यहाँ पर, देखो इन दोनों के मम्मी पापा भी हैं, ये रहे, है ना, मदर फादर है ना इनके। अब इधर देखो बेटा, ये रानी का एक अंडा ऐसे रह गया, अनिषेक जनन से नर बनाया। अब बताओ इस नर का कोई पापा है क्या? कोई फादर नहीं है, दिख रहा है कोई फादर? ये जो नर है, ये देखो बेटा, ये कर्सर का देखो, और इस रानी के तो मदर फादर दोनों होंगे ना, इसका मतलब इस नर के ग्रैंडफादर हुए, लेकिन इसका फादर सालमन, मकड़ी, ये सेमेल पेरस ऑर्गेनिज्म होता है, और एक होता है आइटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म जो सतत जनन करते हैं, वो आइटेरोपेरस होंगे, और सेमेल पेरस ऑर्गेनिज्म जो केवल लाइफ स्पान में ही एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे, वो सेम ही चलती है, केवल थ्योरी अलग, सॉरी थ्योरी सेम रहती है, बाकी एग्जांपल्स बदलते रहते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग ही पढ़ना चाहिए, आप तो सीधा एक बार यहां से पढ़ ही लिया, एनसीईआरटी मैंने आपको बताई दी, और फिर एक बार वहां से रिवीजन और कर लेते हैं अपन। ठीक है बेटा, बताओ भाई आप लोगों को समझने में आया नहीं आया यहां तक की बातें? यस सर। ठीक है। तो ये लिख लो बेटा इसमें, PDF शेयर कर दो। हाँ बेटा मैं 1 मिनट रुको, शेयर कर रहा हूं मैं।